भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक छोटी सी कोशिश आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। और ये साकार कर दिखाया है तेलंगाना के एक गांव की महिलाओं ने, जिनको मीट बेचने का विचार आया एक वैन के जरिए। तो आइए देखते हैं क्या है उनकी ये कहानी। तेलंगाना में मीट के शौकीनों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि मटन का जितना सेवन पूरे देश में होता है, उसका 1/3 अकेले तेलंगाना में खप जाता है। जाहिर है यहाँ मांस से बने उत्पादों का अच्छा खासा बाजार है और इसके कारोबार की संभावना भी अधिक है। इसी संभावना के मद्देनजर हैदराबाद का राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र लोगों को मांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। इस काम में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि प्रशिक्षण का काम इसी कार्यक्रम के तहत हो रहा है। गरीब महिलाओं के लिए इस तरह का प्रशिक्षण किसी वरदान से कम नहीं। मांस अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेने वालों में इरकोडे गांव की महिलाएं भी शामिल हैं। ये गांव सिद्दीपेट जिले में पड़ता है। प्रशिक्षण से पहले इन महिलाओं ने बाकायदा एक स्वयं सहायता समूह बनाया। नाम रखा इरकोडे महिला समाख्या। समूह बनाने में सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी ने इनकी काफी मदद की। बहरहाल 5 दिनों तक चले प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को स्वच्छ मांस के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण खत्म हुआ तो महिलाओं ने मार्केट सर्वे किया और पाया कि सिद्दीपेट और आसपास के इलाकों में मोबाइल वाहन से मांसाहारी अचार और नाश्ता बेचा जा सकता है। मार्केटिंग का जो तरीका इरकोडे गांव की महिलाओं ने अपनाया वो बड़ा ही नायाब था। मीट ऑन व्हील काफी आकर्षक नाम था और उत्पाद बेचने का ये तरीका जल्द ही लोगों को पसंद आ रहा था। जल्द ही इसकी शोहरत बढ़ने लगी। मीट ऑन व्हील्स में मांस से बने अचार के अलावा नाश्ते का भी इंतजाम है। उत्पाद बनाते और बेचते समय साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इरकोडे गांव की ज्यादातर महिलाएं गरीब हैं और वो दिहाड़ी मजदूरी से अपना घर चलाती हैं। गरीब महिलाओं के लिए वैन का इंतजाम करना मुश्किल था। तेलंगाना सरकार ने इसमें महिलाओं की मदद की और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की। हैदराबाद का राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है। मांस अनुसंधान केंद्र ने इस गांव को ही गोद ले दिया और फिर इसकी उन्नति का बीड़ा उठाया। इन महिलाओं ने शुरुआत चिकन और मटन के अचार से की। बाद में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार अचार के स्वाद में परिवर्तन किया। जल्द ही इनका काम चल निकला और उन्हें थोक के ऑर्डर मिलने लगे। यहाँ तक कि मीट ऑन व्हील्स के जरिए ही इन्होंने अपने उत्पाद रायतो बाजार भी पहुँचाए। सिद्दीपेट मांसाहारी अचार तेजी से लोकप्रिय हुआ और थोड़े समय में ही ये राज्य का सबसे अच्छा बिकने वाला उत्पाद बन गया। इस तरह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं
कामयाब उद्यमी बनकर उभरे हैं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब ये समूह वैन के जरिए लोगों के घरों तक ताजा मांस पहुंचाने पर विचार कर रहा है। कुछ दिन पहले तक गरीबी में जी रही ये महिलाएं अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। तेलंगाना ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी कुछ सीखने के लिए इरकोडे गांव पहुंच रही हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मीट ऑन व्हील्स के बारे में जानकारी ली हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हल्दी एक भारतीय वनस्पति है जो कि अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। भारतीय रसोई में भी हल्दी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी के अंदर ऐसे गुणकारी तत्व होते हैं जिससे कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेघालय में रहने वाली पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित त्रिनिती सावो से, जिन्होंने जैविक रूप से करी है हल्दी की खेती और एक खास किस्म की हल्दी की खेती करके आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बनी है। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिती सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिती ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रहे हैं। त्रिनिती के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है।
हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ क्यूरक्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में क्यूरक्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, और इसी कड़ी में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको डेयरी व्यवसाय से भी, यानी कि डेयरी कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और साथ ही साथ अपनी आमदनी में 2 गुना इजाफा भी कर सकें। तो किस तरह से बन रही हैं गाँव की महिलाएं आत्मनिर्भर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा द्वारा ग्रामीण महिलाओं को डेयरी के कामों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा की महिलाओं ने अपने आसपास के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और डेयरी आधारित आजीविका गतिविधियों का अभ्यास किया। इस पहल से महिलाओं ने न सिर्फ धन को अर्जित किया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। प्रत्येक समूह के लगभग 2 से 3 सदस्य दूध संग्रहण का काम करते हैं। उनमें से एक बराबर संख्या में उत्पाद बनाते और पैकेजिंग करते हैं। एक विपणन के लिए तो दूसरा खातों के रखरखाव के लिए काम करते हैं। इस तरह प्रत्येक सदस्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक दिन में 2 से 3 घंटे कार्य करते हैं। यह 4 से 8 महिला सदस्यों के साथ एक समूह की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि वे अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करते हुए आसानी से डेयरी आधारित उद्यम अपना सके।
महिलाओं को दूध आधारित उत्पादों की तैयारी पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान किया जाता है। मूल्यवर्धित डायरी उत्पादों पर 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 50 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार तैयार किया गया था। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और कृषि से जुड़ी कुछ और रोचक बातें जानते हैं। अभी सर देश भर के अगर हम फिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पर सर ICAR के द्वारा क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, आज के दिन में हम जो प्रोडक्शन बोल रहे हैं, मछली का प्रोडक्शन देश में जो लगभग 14 मिलियन टन हो रहा है। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है। और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ है। लेकिन जो आप बोल रहे थे कि हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा है, मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा 2-3 टेक्नोलॉजी को हम बात करते हैं, जैसे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी हुआ, जो हम इंजेक्शन देके मछली को प्रजनन करते हैं। जब पहले नदी से ड्यूरिंग ये जो जुलाई अगस्त में जब बाढ़ आता था, वही टाइम में नदी से जो मछली का बीज पहले कलेक्शन करते थे। आज के दिन में 100% जितना भी सीड प्रोडक्शन होता है सब हैचरी से प्रोडक्शन होता है, वही ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर। पहले तो हम सिर्फ कार का ब्रीडिंग करते थे। आज के दिन में हमारे पास 60 डिफरेंट टाइप का फिनफिश और सेलफिश, जैसे फिनफिश बोलते हैं जो मछली है, जो फ्रेश वाटर में हुआ, कार्प जाति का हुआ, कैटफिश हुआ, एनाबस हुआ, जो भी हुआ, ब्रैकिश वाटर में सी बास जो भेटकी बोलते हैं, मिल्क फिश है, एट्रोप्लस है, या समुंदर का जो मछली होता है कोपिया, पंपानो, ये सब को मिला के 60 ऐसे मछली का हम प्रजनन का पद्धति हमको पता है। आज के दिन में देश में कहीं भी आइए, लोग सिर्फ कटला, रोहू, मृगल के बारे में बोलते नहीं, सबको लोगों को डिफरेंट मछली चाहिए। तो आज के हमारा क्षमता ऐसे है कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी दिए हैं। एक है ये ब्रीडिंग हुआ, सेकंड है प्रोडक्शन सिस्टम। जो पहले जो खेती जो करते थे, 1 हेक्टेयर एरिया में 500-600 kg मछली निकालता था। वो ज़्यादा दिन नहीं, 3 दशक पहले इतना ही था। आज के दिन में हमारा किसान भाई ने इतना उनका कैपेसिटी हो गया, जो टेक्नोलॉजी को आधार लेते हुए 15 टन कार्प में, पॉलीकल्चर में जो रोहू कटला में नैन में होता है, 15 टन तक लेते हैं। जो कैटफिश करते हैं 20-25 टन तो इजीली लेते हैं पर हेक्टर में। सिर्फ ये कार्प कैटफिश नहीं, और झींगा पालन जो समंदर के किनारे में जो हमारा ब्रैकिश वाटर एरिया है, जो झींगा हम एक्सपोर्ट करते हैं, आज के दिन में 6 से 8 टन 4 महीने में पर हेक्टर में लेना इतना ईजी हो गया कि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सब तो एक ओवरऑल टेक्नोलॉजी जो खेती होता है, लेकिन इसके पीछे ऐसे भी बहुत टेक्नोलॉजी है जिसको नज़र नहीं आता है लोगों को। जैसे उसका आहार, खाना क्या खाएगा, उसको बीमारी जब होगा तो क्या दवाई देंगे, या कैसे बीमारी नहीं होगा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जो मिट्टी पानी जो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पानी में रहता है,
तो मिट्टी पानी का जितना इम्पोर्टेंस है उसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, जो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन करना है, ऑर्गेनिक मैन्योर देंगे, गोबर देंगे या पोल्ट्री ड्रॉपिंग देंगे या यूरिया सुपर देंगे तो कितना देंगे, क्यों देंगे, ये सब पीछे ऐसे बहुत टेक्नोलॉजी है, ये के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा जो मछली का बढ़ने का जो क्षमता है वो हम बढ़ाएं। कैसे हम एक टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमारा ऐसे कुछ स्पेसिस मछली को लेके हम काम किए हैं, जैसे रोहू सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मछली है हमारा। तो ये एक काम हम 25 साल पहले शुरुआत किए थे। आज के दिन में सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में 9 जनरेशन का, हम एक जनरेशन के लिए 2 से 3 साल लगता है, तो 9 जनरेशन में हम देखे हैं जो सिलेक्टिव ब्रेड रोहू, इसको जयंती हम कॉमन नाम दिए हैं, वही जयंती रोहू आज के दिन में नॉर्मल रोहू से 50 गुना, कम से कम 50 गुना ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ये कॉमन रोहू 600 ग्राम होगा तो ये 900 ग्राम होगा, या इसको 10 महीना चाहिए तो ये 7 महीना में हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है। सिर्फ रोहू नहीं, हम लोग और 2 स्पेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके रोहू के बाद जो भाकुड़ बोलते हैं, कटला, वो इम्पोर्टेंट स्पेसिस है। सिर्फ 2 जनरेशन में हम दिखाए हैं 30% ज़्यादा प्रोडक्शन पोटेंशियल क्या है। ऐसे झींगा जो फ्रेश वाटर, जो स्काम्पी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम रोसेनबर्जी, उसमें भी हम दिखाए हैं 30% ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन ये हमारा सिर्फ एक शुरुआत है। हम चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट मछली है आगामी दिन पर, उसके ऊपर सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी काम करेंगे। और किसान भाइयों बहनों, अब वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम वर्तमान में किए जाने वाले कार्यों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए आपको बता दें कि सितंबर माह में किस तरह आपने पशुओं का रखरखाव करना है, जानते हैं कृषि कैलेंडर में। वर्षा ऋतु में पशुओं में गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर जैसे छूत के रोग अधिक फैलते हैं। यदि इन रोगों के प्रतिरोधक टीके नहीं लगवाए तो अवश्य लगवा लें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दुग्ध और शरीरी क्षमता बनी रहे। पशुओं को जुएं व चीचड़ से बचाव के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार जुएं व चीचड़ नाशक दवाई का छिड़काव नियमित करें। पशुओं को तालाब का गंदा पानी ना पिलाएं। चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उचित समय पर सिंचाई करें। मक्का बिजाई से 40-50 दिन और ज्वार 50 से 60 दिन बाद पशुओं को खिलाने पर भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं मोबाइल ऐप के जरिए, जिसमें कि आप कृषि जगत से जुड़ी ऐसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। आइए आपको आज बताते हैं बफेलो पोषाहार के बारे में। बफेलो पोषाहार एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR-CIRB हिसार द्वारा ज्ञान प्रदान करने और भैंस मालिकों के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। ऐप संपूर्ण सामग्री को 6 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस पोषण के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। भैंस फीड प्रबंधन, चारा प्रबंधन और संरक्षण, बछड़ा चारा प्रबंधन, सामान्य पोषण की कमी, पशुओं में विषाक्तता। एप्लीकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। पूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। और अब किसान भाइयों बहनों, वक्त हो चला है जानने का मंडियों का हाल। खरीफ विपणन 2020-21 का सत्र अभी शुरू हुआ है और सरकार अपनी मौजूदा MSP योजनाओं के अनुसार ही किसानों से खरीफ की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है। राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को खरीफ सत्र 2020-21 के लिए 14.09 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खरीफ दलहन और तिलहन के बिक्री प्रस्ताव की प्राप्ति पर अनुमोदन किया जाएगा और यदि अधिसूचित समय अवधि के दौरान बाजार की दरें इसके MSP से नीचे चली जाती हैं, तो फिर FAQ ग्रेड की खरीद मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के अनुसार की जाएगी। 28 सितंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 46.35 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है।
जिसका एमएसपी मूल्य 33 लाख रुपए है और इससे तमिलनाडु में 48 किसानों को फायदा हुआ है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में 52.40 करोड़ रुपए की एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा यानी 12मासी फसल की खरीद की गई है। इससे 3961 किसानों को लाभ मिला है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर 2020 से हरियाणा और पंजाब में शुरू हो गई है। 28 सितंबर 2020 तक हरियाणा में 3164 मीट्रिक टन और पंजाब में 13,256 मीट्रिक टन यानी कुल मिलाकर 16,420 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 1,888 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर हरियाणा और पंजाब के 1,443 किसानों को 31 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। शेष राज्यों के लिए भी धान की खरीद 28 सितंबर 2020 से शुरू हो चुकी है। 2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई 1 अक्टूबर 2020 से एफएक्यू ग्रेड कॉटन की खरीद शुरू करेगी। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आप इसके लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है nationalkrushidarshan@gmail.com। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।